बाहर जाने वाली बात हो रही थी, आप कह रहे थे ये क्या ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग के जरिए पैसा बाहर जाता है या पैसा वैसे भी जो है वो हवाले के जरिए? जी जी बिल्कुल, आप भेजना चाहें तो यहाँ तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, आप भेज सकते हैं पैसे को, लेकिन अब भी नहीं, वो स्टेट्स रिकग्नाइज करती हैं। मैं अगर दुबई में या कहीं जब $11 बिलियन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है काजी साहब आपने। स्टेट कहती है हमारे पास पैसा आने चाहिए। ये जो दुबई में जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया लास्ट ईयर, सिर्फ रियल इस्टेट सेक्टर की, वहाँ की इन्वेस्टमेंट अगर आप उठा के देखें ना तो $125 बिलियन की है एक साल की। रियल इस्टेट $125 बिलियन पाकिस्तान से हुई है? नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया की। अच्छा, तो हमने कितना उसमें? जाहिर है हमारा मेजर यानी वहाँ की इन्वेस्टर का इंडिया और इसके बाद इंडिया के बाद पाकिस्तान मेजर इन्वेस्टर, दूसरा या तीसरा बड़ा मुल्क होगा डेफिनेटली पाकिस्तान। देखें, एक ये बहुत सारी रिफॉर्म्स का अभी हम जिक्र करें, IPP से हम थोड़ा सा हट के, जो सेकंड बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम है, इस मुल्क का क्रॉनिक इशू है, ज़रा उसको भी तो अपने हाँ जी आप बनाएं, गुजार कर लेना, उसको भी थोड़ा सा, उसका भी पोस्टमार्टम करें, जिसने हमारे मुल्क की इकोनॉमी को ख़राब किया है या तबाह किया है। देखें, आप लास्ट प्रोग्राम इस वक्त हम IMF के जो प्रोग्राम में हैं, अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे ख्याल में $7.2 बिलियन का ये प्रोग्राम है, और ये 37 मंथ की, जो तकरीबन 3 साल से ज़ायद की ये मुद्दत बनती है। आपको पता है कि हम हर साल जो हमारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं, जो SOEs जिन्हें कहा जाता है, कितना नुकसान करते हैं? 800 से 1000 अरब, ये बनता है 3.5। मैं तो साहब ज़रा अभी ये कैलकुलेशन, मुझे अगर कहीं गलत हूँ तो तस्हीह कर दीजिएगा, 3.5 बिलियन $US पर एनम, तो 3 साल में कितना हुआ? 10 साढ़े 10 अरब डॉलर। तो आप ले कितना रहे हैं 3 साल में? $7.2 बिलियन। हम अपने आप को हमने ठीक करना नहीं, वो तो बस हमने वो मुझे जॉन एलिया याद आ गया कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। यानी हम हर साल वो लीकेज जो हो रही है उसको देख ही नहीं रहे। वो $7.2 बिलियन लेते हैं, फिर हमने ये सारी सेंक्शन जो आज की जो नशिस्त में हम कह रहे हैं, वो कहती है जी कि हमें टैक्स बेस भी बढ़ाएं, वो कहती है जनाब आपने अपने जो इंडस्ट्रियल जोन भी आपने नहीं बनाने, आपने वो अपनी एक्सपोर्ट की फाइनल टैक्स रिजीम भी आपने बहाल नहीं करनी, आपने जितनी सैंक्शंस लगाने के बाद हम वो ले रहे हैं उनसे कर्जा, उससे कहीं ज़्यादा तो हम अपनी स्टेट मुझसे किसी ने कहा यार, हमने यहाँ पे अक्सर बहस होती है कि यार बड़ी सस्ती बेच दी आपने PIL, आप इसको मुफ्त भी बेच देते। यकीन करें, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आपने बड़ा अच्छा इकदाम किया। उसकी वजह ये है कि 70-80 हज़ार रुपये हर साल नहीं, लेकिन उसमें एक और बात है ना सर, वो एक अलग चैप्टर में देखें, उन्होंने जो लास्ट था उसको नेशनलाइज कर लिया। काजी साहब मेरी बात एक दफा कर लिया ना सर जी, मेरी बात नहीं, हर साल उस पे जो उन्होंने वो फंड बनाया है, वो हर साल हम उसको उस कर्जे को अब सर्विस करेंगे। हमारी लूटमार होगी, नहीं छूटी ना सर। ड्रेन तो है ना कि जो आपने वो क्या फंड बना दिया बेतु साहब, आपने बैरल जितने भी पार कर दिया, कर्जा पार कर दिया, उस पर हम अब सूद अदा करेंगे हर साल। और मैं आपके साथ फिगर शेयर कर लूंगा, एंटरप्राइजेज हैं, इनको फौरी तौर पे इनको प्राइवेटाइज करें। ये हुकूमत का काम नहीं है कारोबार चलाना, ये बिजनेस कम्युनिटी का काम है, उनके हवाले करें। और मैं हैरान रह गया जी, फिर इस तरह करें ना, पहले तो सारे सियासतदानों को कहें अपनी हाउसिंग सोसाइटियां बंद करें, हर किसी ने खोली हुई है, खुद वो कारोबार कर रहे हैं। इसको करेक्ट कर लेना, मुझे एक बात, सियासतदानों ने नहीं खोली, हाउसिंग वाले सियासतदान हो गए। आपने खुद प्रमोट किया रियल एस्टेट सेक्टर को। जब वो आप जो प्रमोट हो गया, हम कहते थे उस वक्त कि ये नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। मुझे आप एक बात बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप सरमायादार भी हैं, अल्लाह ताला आप इस मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, हमने हाउसिंग प्राइवेटाइज़ की तो हाउसिंग माफिया बन गया, हमने चीनी प्राइवेटाइज़ की तो चीनी माफिया बन गया। और वो हमें मिनिस्टर बता रहे हैं जी कि ये इस दफ़ा जो उन्होंने दिहाड़ी लगाई है, चीनी जा रही है, 4 दिन की वापसी हो रही है और आ जा रहा है, तो उसमें हमें 300-350 का टीका लग गया। अब हम नेशनलाइज करें फिर मारे जाते हैं। अगर हम कहें यार इनको कारोबार करने दो, हमारी हाउसिंग का जो बेड़ा गर्क हुआ है। अब देखें ना, पहले से दूसरे 5 साला मनसूबे में रियासत का ये था कंसिडरेशन की हाउसिंग हमें देगी, और आइन में भी लिखा हुआ है 38D में कार्बन डॉक्टर साहब ये है कि हाउसिंग का वो टेक केयर करेगी। कुछ करने नहीं देते, प्राइवेटाइज करते ताम मारे जाते हैं, नेशनलाइज करते हैं हम ताम मारे जाते हैं। सर उसकी वजह ना, और मैं एक वजह तो बता रही, काजी साहब आपने जो बात की है वो एक गवर्नमेंट आती है, हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट डे टू डे बदल जाए।
आपने एक पॉलिसी बनाई है, अगली गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसी बदल देती है। आप 10 साल की एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी और बिजनेस कम्युनिटी को दे तो सही। एक पॉलिसी आप आती है, 1 साल बाद वो दूसरा आपने रियल एस्टेट आपसे सवाल पूछूं, आपने 40 ये जो प्राइवेटाइज जितनी भी हुई हैं आपने मेरिट पे की हैं, आपने कार्टेल्स को दी हैं, पहले दिन दी हैं, कार्टेल बना तो उसको दी हैं। मैं तो कहता हूँ आप कार्टेल को देते हैं, उसके बाद कहते हैं कार्टेलाइज हो गया। तो कार्टेल को कैसे बचाएं? कौन सा आपने जब हाउसिंग सोसाइटी बना रहे थे, आप जब कंपोजिशन बता देती है राना साहब, आप जब हाउसिंग सोसाइटी बना रहे थे, आपने ये देखा नहीं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इससे हट होगा? दुनिया में तो मॉडल है, अब वर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, हम अभी तक ओरिजेंटल है। पाबंदी लगाएं ओरिजेंटल जो आपकी कंस्ट्रक्शन है रियल एस्टेट सेक्टर में, आए वर्टिकल की तरफ। और बिल्कुल इसका मतलब ज़रूरी ज़मीनें पंजाब की बेतुसाब सर नहीं, बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। कोई एग्रीकल्चर लैंड पे हाउसिंग सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। सैगल साहब आपने बड़ा पॉइंट रेस किया। मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं कि लाहौर में 33,000 हेक्टेयर ग्रीनरी थी। अच्छा, अब क्या रह गया जी? 3,000 हेक्टेयर, लेस देन दैट। आपने ये सिटी 33 से 3 पे आ गया। सिटी ऑफ गार्डन था, सिटी ऑफ कंक्रीट बना दिया है, और इसी से स्मोक बढ़ रही है। अब आप जस्ट अरबों रुपए लगा के दरख्त लगा रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि हमारे तो इस्लाम में भी है कि आप नए शहर आबाद करें। आप इतनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट होगी? कैसे आपका लाहौर जो है, यहाँ से फसल बाहर एक्सपोर्ट होती थी, यहाँ से हम गंदम बाहर लेके जाते थे। अब लाहौर में जस्ट इमेजिन, ये वॉर वाला सिनेरियो और डिसेंट्रलाइजेशन की बात मैं करूँ, बड़ा सेंसिटिव है। जस्ट इमेजिन कि आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या बनेगा लाहौर का? डॉक्टर साहब, इज देयर एनी चांस ऑफ डिसरप्शन? देखिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, आफात तो आती रहती है, मगर वाकई शहरों के साइज़ इतने बड़े करना बगैर सोचे समझे। आप देखें, यूरोप की एक कामयाबी की वजह ये थी कि वो कभी शहरों के साइज़ बढ़ने नहीं देते हैं, और ये तो हमने भी सीखना चाहिए। ये आप बैठे मैं यही सोलर की भी हम प्लेट्स वगैरह इंपोर्ट ही करते हैं। हम यहाँ किसी बनाने को चाह रहे हैं, हम क्यों नहीं बनाते? सर देखें, बनाए क्या आपकी एनर्जी कॉस्ट की जो ऑलरेडी आपके जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रगलिंग है ड्यू टू एनर्जी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी, स्किल सेट, आप हर जगह पे फेलियर्स हैं। तो आप कहते हैं कि आप वन फाइन डे प्लान कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। अच्छा, आप स्टार्ट कर भी नहीं, वैसे ही बंद कराना चाहते हैं आईटी के वास्ते नहीं जाए कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। पिछली गवर्नमेंट ने आपने मोबाइल के ऊपर इनिशिएटिव लिया था ना, मोबाइल बनाए, ये बनाए। आपने 41 साल हो गए गाड़ी की कार पॉलिसी बनाई हुई, आपने आज तक गाड़ी एक्सपोर्ट नहीं की। ये वैसे जिस किस्म की गाड़ियां हमें ये बेचते रहे हैं, ये एक्सपोर्ट हो भी नहीं सकती। तो आप देखें ना, वो किसी मेरे बताया ना, ये जो मैं नाम नहीं लेता, दुनिया में इतनी महंगी गाड़ी कहीं नहीं होती, इतनी घटिया थर्ड क्लास। मैंने डॉक्टर साहब एक गाड़ी ली, आप देखें जो लोकल गाड़ी है, एक गाड़ी के अगेंस्ट एक गाड़ी की कीमत स्टेट ले रही है। लग्जरी कार के ऊपर चल जाए, एक के अगेंस्ट 3 गाड़ियों की स्टेट बहुत बड़े टैक्स लगाए। वो कीमत की कंपोजिशन को जब आप टोटल करते हैं, कहीं भी दुनिया में हुकूमत गाड़ी के अगेंस्ट गाड़ी के पैसे नहीं लेती, और वो क्वालिटी भी नहीं दे रहे, वो दे ही नहीं सकते ना। जब आपने वैल्यू का यानी वो अगर आप बाहर की बनी गाड़ी चलाएं ना, तो इधर की गाड़ी लगता है आप ट्रक चला रहे हैं। ऐसा ही उसमें जब मेजर शेयर होल्डर देखें ना, मेरी इनवाइस का 25% अगर स्टेट ले जाएगी और मेरा प्रॉफिट 4.5% है, तो हुकूमत हिस्सेदार है, मैं तो उसका ईदी हूँ, मैं तो उसकी सर्विस कर रहा हूँ। सर, उस पर जुल्म ये हुआ कि आपने कहा था जी कि ये डिलीशन प्रोग्राम 80% यहाँ पे ये बनाएंगे, और अरसा दराज एज ऑफ टुडे भी 80% नहीं है, नहीं थोड़े से पार्ट बना के यहाँ पे उसको बस कोई कर लेते हैं, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिल। एक चीज़ रह गई छोटी सी, हमने उसको टच नहीं किया। ये पाकिस्तान का जो PSDP प्रोग्राम है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, मैं सिर्फ दो मिसालें उसकी प्रोजेक्ट की दूंगा जो आ रहे हैं अभी। उसमें एक है कोयटा कराची N25, एक सड़क है। हाँ जी, इसकी कास्ट है 350 अरब। अच्छा, इसके मुकाबले में कोयटा कराची चमन का एक रेलवे ट्रैक भी है, इससे 3 गुना कम लागत पे बनता है और तेज़ रफ्तार बनता है, और फिर उसके बाद जितनी मर्जी चलाएं। सड़क ने हर साल टूटना है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस पे अरबों पे लगने हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है, ये इसको ML1 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं, कराची से रोड़ी सखर, ये $1.5-2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लेके बन रहा है। साथ ही एक पॉलिटिकल प्रेशर पे कराची। अच्छा, मैं तो साहब आप मुझे एक खबर और देना, मुझे ये बताएं, मुझे एक खबर किसी ने बताई कि जिसने हमारी मोटरवे बनाई थी, ये वाली डाइवो का जो चीफ था, उसने 5 साल जेल कोरिया में क्यों काटी थी? ये तो सेक्रेटरी नहीं, क्या नाम है उनका,
ये नहीं उन्होंने उन्होंने जो वहाँ पे सफीर भी थे उन्होंने हमें खबर बताई। यार मेरी बात सुन, यार हमारे मुल्क में वो तरक्की करके गया, तुसी उन्होंने अंदर करता है। देख मेरी बात सुने, हाँ। ये अब चाइना की कंपनी ZTE के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस्तीफा क्यों दिया? अमेरिका में उसको $1.5 अरब का फाइन क्यों हुआ? $150 अरब का, यानी $117 बिलियन का फाइन क्यों हुआ? ये मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं। नहीं तो चाइना फिर का आपका बड़ा वो मॉडल किधर ना। है, वो क्या जो कहते हैं आपके कमीशन और वो SCCP तो हर जगह चलता और है, और सारे वो किधर है आपके वो इधर ही चलता है, उधर भी चलता है, हर जगह चलता क्लोजिंग? है। अच्छा, भाई साहब ये वन लाइनर ये है कि मैं कह रहा हूँ कि सब ने अपने अपने को ठीक करना है, एक दूसरे पे मलबा नहीं डालना। ये मलबा डालने का तरीका ख़त्म करें तो पाकिस्तान चल पड़ेगा। अब आप जिस निज़ाम की बात चलें। करते हैं वो निज़ाम पता नहीं आना नहीं आना, नहीं इस आना। निज़ाम को ही चलाएं, लेकिन इस तरह से चलाएं कि थोड़ा सा इंसाफ हो जाए।